हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 1 to 5 के लिए ईवीएस से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। ध्यान रखना है, ये जो कंटेंट तैयार किया गया है ये बिहार विद्यालय के पर्यावरण एवं हम जो कि कक्षा तीसरी से लेकर 5वीं तक चलती हैं तथा विज्ञान जो कि कक्षा छठी से लेकर 8वीं तक चलती हैं उस किताब से ये कंटेंट तैयार किया गया है। ठीक है, सेट नंबर है 24। इससे पहले ऑलरेडी हमने 23 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई से संबंधित अपडेट पाने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल है, मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां कांटों में क्यों बदल जाती हैं? मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां कांटों में क्यों बदल जाती हैं? जीवों को आकर्षित करने के लिए, पानी की हानि को रोकने के लिए, या फिर पानी को अधिकतम सोख सकने के लिए, या एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं ताकि पानी की हानि कम से कम हो सके, अर्थात पानी की हानि को रोकने के लिए उनकी पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, कौन सा मृतोपजीवी का उदाहरण है? अर्थात मृत जीवी पर निर्भर रहता है, बताना उसका उदाहरण कौन सा है? अंबरबेल, कुकुरमुत्ता, कलश पादप, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, कुकुरमुत्ता इसका सही आंसर है। ठीक है, ये एक मृत जीवी उदाहरण है, जबकि अंबरबेल, अब देखेंगे अंबरबेल कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, अब देखेंगे कि पौधों पर इस तरह से पीला पीला कलर का आपको दिख रहा होगा, यही है अंबरबेल, जो कि एक सहजीवी का उदाहरण है। ठीक है, ये कैसा जीव है? ये सहजीवी का उदाहरण होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, सूरजमुखी के फूल हमेशा सूरज की ओर उन्मुख क्यों होते हैं? अब देखेंगे कि चीज़ उस तरीके का, ये जो सूरजमुखी का पौधा देख रहे हैं हमेशा ये सूरज की तरफ ही आपका मुंह रहता है। ठीक है, अपना फेस इसका किधर रहता है? उन्मुख किए हुए रहता है सूरज की तरफ। तो पूछ रहा है इसके पीछे रीजन क्या है? सूर्य के आकर्षण के कारण, या फिर फूल में द्रव के श्रवण के कारण, या फिर सूर्य के प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता के कारण, या एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, सूरजमुखी के फूल हमेशा सूरज की ओर उन्मुख होते हैं क्योंकि, ध्यान दीजिएगा, सही आंसर होगा यहाँ पे सूर्य के प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता के कारण। सूर्य के प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, ठीक है, के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है, छुई मुई के पौधों को हाथ से छूने पर वह बंद हो जाता है, यह क्या दर्शाता है? बताना है कि छुई मुई के पौधे को हाथ से छूने पर वह बंद हो जाता है, यह क्या दर्शाता है? प्रचलन, संवेदनशीलता, वृद्धि, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। ये वृद्धि नहीं है, ये क्या है? संवेदनशीलता है। ठीक है, ये संवेदनशीलता को दर्शाता है। अगला सवाल है कि गोंद पौधे का किस प्रकार का उत्पाद है? प्रदूषक है, अपशिष्ट है, पोषक है, एक से अधिक होगा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, गोंद पौधे का एक प्रकार का क्या है? अपशिष्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। जैसे हम लोग का पसीना जो निकलता है अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, उसी तरीके से गोंद पौधे से जो निकलता है वो अपशिष्ट ही कहलाता है। अगला सवाल है कि पौधे के प्रारोह तंत्र में शामिल क्या नहीं होता है? बताना है, पौधे के प्रारोह तंत्र में शामिल क्या नहीं होता है? तना, पत्तियां, फूल, उपर्युक्त में से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, पौधे के प्रारोह के तंत्र में फल, फूल, पत्तियां, तने सभी शामिल होते हैं। सही आंसर होगा यहाँ पे ई ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सही आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए इस मैप के जरिए समझते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये भूमि, ये इसके अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? मूल तंत्र, और इसके ऊपर वाले भाग को क्या कहा जाता है? प्रारोह तंत्र। तो प्रारोह में देखेंगे कि इसमें सभी कुछ आ जाएंगे, आपका पुष्प भी आता है, फल भी आता है, तना भी आता है, ठीक है, कलिका, जो भी कुछ इंटरनोड्स है, नोड है, तो इन सभी को क्या कहा जाता है यहाँ पे? प्रारोह। यानी कि जमीन से जो ऊपर का भाग है वो सारा भाग प्रारोह के अंतर्गत आता है, जबकि जमीन में जो अंदर पार्ट वाला है, जमीन से अंदर का पार्ट है, उसे कहते हैं मूल तंत्र। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसमें देखेंगे तो दो तरीके से बांटा गया है, एक प्राथमिक मूल्य और एक होता है द्वितीयक मूल्य। प्राथमिक कौन सा होता है? जो मोटा जोड़ निकल करके आया हुआ है उसे क्या कहेंगे? प्राथमिक मूल्य। जबकि इससे जो अलग अलग जो निकल करके
बट गए हैं कई हिस्सों में, इसे कहेंगे द्वितीयक मूल्य। ठीक है, जड़ भी कई तरह के होते हैं, जनरली 2 तरह के जड़ देखने को मिलते हैं, मूसला जड़ और एक रेशेदार जड़, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आपको यहाँ पे समझना है कि पौधे के प्रारंभ तंत्र में तना भी शामिल है, पत्तियाँ भी शामिल होती हैं, फूल भी होता है और फल भी होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बालू वाले क्षेत्रों में भाग लेने वाला पादप अनुक्रमण कहलाता है, क्या कहलाता है? हेलोसियर, सेमोसियर, जीरोसियर, एक से अधिक होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, सही आंसर होगा यहाँ पे सेमोसियर। क्या होगा? सेमोसियर इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल है, पुष्प का कौन सा भाग रंगीन होता है? बाह्य दल, दल, पुंकेसर, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। बताना है कि पुष्प का कौन सा भाग रंगीन होता है। तो ध्यान रखना है, जो पेटल्स होते हैं, दल होते हैं, वो क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। अब देख सकते हैं ये वाला जो पिंक कलर का दिख रहा होगा, ये वाला ही किसे ही क्या कहा जाता है? दल कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पेटल्स, तो ये वाला भाग ही क्या होता है? कलरफुल होता है। ठीक है, जबकि इस पर जो इस तरह से पत्तियाँ दिख रहा है, जिस पर ये आश्रित होता है, इस पर बैठा होता है, जो किनारे किनारे होता है, जो कि कह सकते हैं जो पुष्प है इसको जो सुरक्षा प्रदान करता है, उसे क्या कहा जाता है? बाह्यदल, सेपल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे। और साथ ही साथ इसमें से और भी बहुत सारे पार्ट हैं जिसके बारे में जानना जरूरी होता है, पूछा जाता है एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा, स्त्री केसर के अंतर्गत वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये 3 चीज़ आते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये कहलाता है वर्तिकाग्र, और ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक को क्या कहेंगे? इसे कहेंगे अस्टिग्मा या फिर वर्तिका। और अंदर वाला जो पार्ट दिख रहा है, इसे कहेंगे अंडाशय या फिर ओवरी। ठीक है, इसी में होता है बीजांड, इसी के अंदर होता है बीजांड होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है अंड कोशिका। ठीक है, इसी के अंदर होता है, और ये किसका भाग होता है? स्त्री केसर का ही भाग होता है। तो जनरली देखिए ध्यान दीजिएगा, स्त्री केसर के 3 भाग हो गए। एक तो ये वाला पार्ट, ये हो गया अंडाशय, इसका एक ये वाला पार्ट, ठीक है, जो अस्टिग्मा कह रहे हैं, वर्तिका, और सबसे ऊपर वाला पार्ट जो कह रहे हैं वो ये वर्तिकाग्र। ठीक है, अस्टिग्मा। ठीक है, ये वाला स्टाइल है, माफ़ कीजिएगा उल्टा बोल रहे थे, ये वाला पार्ट अस्टाइल कहलाएगा और ये कहलाएगा इसका पार्ट वाला अस्टिग्मा, जिसे बोलते हैं वर्तिकाग्र। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है इसे क्या कहेंगे? वर्तिका। और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसे क्या कहेंगे? अंडाशय, इसी में रहता है बीजांड। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पुंकेसर पर, जिसे अस्टिमेन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें भी देखेंगे 3 भाग है, एक तो परागकोश है, एक पुतंतु है, एक दल है। नहीं, दल इसमें नहीं आएगा। ठीक है, दल तो इन लोगों का सुरक्षा कर रहा होता है। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से यहाँ पे क्या किया, एक तो पुतंतु, इसे फिलामेंट कहते हैं, ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? फिलामेंट। जैसे यहाँ पे क्या बोले थे? अस्टाइल बोले थे, वर्तिका बोले थे, तो यहाँ पे क्या है? ये ध्यान रखिएगा, ये वाला पार्ट इसका है फिलामेंट पुतंतु। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, इसे बोलते हैं परागकोश, और इसी परागकोश में होता है परागकण। परागकण तो हो गया ना 3 पार्ट इसका भी, परागकण, परागकोश और पुतंतु। ठीक है, जैसे यहाँ पे अंडाशय था ना, अंडाशय, तो अंडाशय में क्या था? बीजांड था। उसी तरीके से परागकोश में क्या होता है? परागकण होता है। ठीक है, और ये वाला पार्ट इसका जो दिख रहा है वो क्या है? फिलामेंट है, पुतंतु है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पे दे दिया जाएगा, जैसे कि वर्तिकाग्र और वर्तिका, और एक दे दिया परागकोश। सर पूछ लेगा इसमें से कौन सा स्त्री केसर के भाग हैं या पुंकेसर के भाग कौन से हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, परागकोश, पुतंतु और एक है परागकण, ये तीनों पुंकेसर के भाग हैं, जबकि वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय ये सभी स्त्री केसर के भाग हैं। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि जो पुष्प होते हैं ना, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक लिंगी और द्विलिंगी। ठीक है, जिसे 2 लिंगी मतलब उभयलिंगी भी कह सकते हैं, अर्थात उभयलिंगी उसे कहेंगे जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों जब शामिल होते हैं ना, तो उसे कहते हैं उभयलिंगी। और जिसमें सिर्फ एक लिंगी प्राप्त हो, या तो पुंकेसर हो या तो स्त्री केसर हो, तो उसे कहेंगे एक लिंगी। और एक लिंगी में जो होता है ना, जो निषेचन होता है वो कैसा होता है? उसमें होता है पर परागन। परागन 2 तरीके का होता है, एक स्वपरागन, एक होता है पर परागन। जैसे इस पौधे के बारे में बात करें, इसमें जब परागन होगा वो कैसा होगा? स्वपरागन होगा, क्योंकि इसी में क्या है, इसी फूल में आप देखेंगे कि दोनों चीज़ें हैं, स्त्री केसर भी है और पुंकेसर भी है, तो इसे कहा जाएगा स्वपरागन, क्योंकि किसी दूसरे फूल की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अब मान लेते हैं कि सिर्फ यहाँ पे पुंकेसर होता, तो स्त्री केसर के लिए दूसरा फूल चाहिए इससे होता, तो इसका जो परागकण है इसे यहाँ आना होगा, तो इसे कहेंगे पर परागन। बात समझ में आया? तो 2 तरह का सवाल ध्यान रखना है, पर परागन किसे कहते हैं और स्वपरागन किसे कहते हैं। स्वपरागन किस में होगा और पर परागन किस में होगा।
ठीक है। पर परागण कब होगा? जब एक लिंगी पौधा होगा। और स्वपरागण कब होगा? जब उभयलिंगी होगा। अर्थात जैसे कि ये पौधा देख रहे हैं, इसमें कैसा होगा? इसमें होगा स्वपरागण। क्यों? क्योंकि इसमें स्त्री केसर भी है और पुंकेसर भी है। ठीक है। तो इतने सवाल आपको यहाँ पे कीजिएगा, तो क्लास जो आप लोग 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन डीपली नहीं पूछने वाला है। ठीक है। बाकी आप यहाँ पर पेटल्स वगैरह के नाम ध्यान रखिएगा। पूछ भी लिया जाता है कि ये जो पेटल्स होते हैं उसका कलर कैसा होता है? ये हमेशा ग्रीन कलर का होता है। ठीक है। इसे कलर पार्ट पूछा था तो पिंक कलर वाला क्या होता है? ये दल होता है। ठीक है। तो इतने सारे ध्यान रखिएगा, काम बन जाएगा। तो पुष्प का कौन सा भाग रंगीन होता है? ये दल होता है। ठीक है। अब बाह्य दल क्या है? तो ये वाला बाह्य दल है जो कि ग्रीन कलर का पार्ट है। और पुंकेसर क्या है? तो ये पुंकेसर है, ये वाला पार्ट मेल पार्ट पुंकेसर, एक होता है स्त्री केसर। ठीक है। चलिए अगला सवाल अब लेते हैं। सवाल है कि पौधे का वह भाग जो भूमि के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं? तो नीचे होता है उसे क्या कहते हैं? उसे जड़ कहते हैं। ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है। ये वाला पार्ट को नीचे जो है जमीन के नीचे, उसे क्या कहेंगे? इसे जड़ ही तो कहेंगे, जिसे मूल तंत्र भी कहते हैं। चलिए अगला सवाल है अब, पौधे का वह भाग जो भूमि के ऊपर होता है वह क्या कहलाता है? उसे कहते हैं प्रारोह। क्या बोलते हैं उसे? प्रारोह तंत्र कहते हैं। ठीक है। और नीचे वाले को जड़ तंत्र कहते हैं। चलिए अगला सवाल है, पौधे के जड़ तंत्र का क्या तात्पर्य है? पानी का अवशोषण करना, फूल पत्ती का निर्माण करना, फल का निर्माण करना, या खनिज लवण का अवशोषण करना? एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं, दोनों ऑप्शन एक ही में है। ठीक है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे, पौधे का जड़ का तंत्र का काम होता है पानी का अवशोषण करना, ये भी काम है, और साथ ही साथ खनिज लवण का अवशोषण करना, ये दोनों चीज़ें होंगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि दोनों ऑप्शन एक ही में दे रखा है, तो यहाँ पे ई ऑप्शन ही होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, चना और मटर के पौधों में जड़ किस प्रकार के होते हैं? अब बताना है कि चना और मटर के पौधों में जड़ किस प्रकार के होते हैं? मूसला होते हैं, रेशेदार होते हैं? कभी मूसला होता है, कभी रेशेदार होता है, एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है कि चना और मटर के पौधों में कैसा होता है? मूसला जड़ होता है। कैसा होता है? मूसला जड़ होता है। तो यहाँ भी एक लॉजिक आप याद रखेंगे तो इन तरह के सवालों का आप जवाब दे पाएंगे। ठीक है। ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? जैसे देखेंगे चना और मटर, ठीक है, या फिर किसी का दाना लेकर के आप निकाल लेकर के आइए, और उसे क्या कीजिए, उसको ना ऊपर का जो परत होता है, जो कवच होता है, उसको हटा दीजिए। ठीक है। बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि जो चना खाते हैं ना, फूला अंकुरित अंकुरित चना जो खाते हैं, उसको क्या कहते हैं? ऊपर का छिलका हटा देते हैं और अंदर का खाते हैं। तो देखेंगे कि अंदर का जो पार्ट होगा ना, अगर 2 भागों में डिवाइड हो जा रहा है, तब समझ जाना है कि उसका जो जड़ होगा वो मूसला टाइप का होगा, और सिर्फ एक ही भाग होगा, 2 भाग नहीं होगा। अगर बीज निकाल रहे हैं और उसको अगर ऊपर का परत हटा करके उसको 2 भागों में बांट रहे हैं और 2 भागों में नहीं बट रहा है, तो समझ जाना है कि उसका जो जड़ होगा वो रेशेदार होगा। ठीक है। तो अब चना और मटर, मटर को भी देखिएगा, उसको तो तोड़िएगा 2 भागों में, अलग अलग कीजिएगा तो आसानी से हो जाएगा, 2 पार्ट में बट जाएगा अंदर वाला। ठीक है। तो इसे इसका जो जड़ होगा कैसा होगा? मूसला होगा। चना को ऐसे ही देख सकते हैं, जैसे हम बात करें मसूर का दाल, है ना, किसी तरह का दाल लीजिएगा, लगभग हम दालों में लगता है कि 2 भाग तो होते ही होते हैं। ठीक है। अब बताइए जरा था मक्का। अब मक्का का जो बीज होता है ना, उसको आप उसको क्या कीजिए, मक्का को तोड़िए, उसको ऊपर का परत हटाइए और 2 भाग करके देखिए, क्या 2 पार्ट होता है? नहीं होता है। तो नहीं होता है, इसका मतलब इसका जो जड़ होगा कैसा होगा? रेशेदार होगा। मतलब कुछ इस तरीके का होगा, इस तरीके का, इस तरह का जड़ को बोलते हैं रेशेदार होना। और एक मूल जड़ होगा इसमें, और अलग अलग जड़ें फैली हुई, जिसे क्या कहेंगे हम लोग? इसे कहेंगे मूसला जड़। बात समझ में आया? तो यही ध्यान रखना है आपको। ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि किस बीज को हम 2 भाग कर सकते हैं, अंदर वाले पार्ट को अलग अलग, ठीक है, तो अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा, तो मूसला जड़ होगा उसका। और अगर यदि नहीं हो रहा है तो उसका जड़ कैसा होगा? ये रेशेदार जड़ होगा। जैसे कि एग्जाम्पल हम बताएं मकई का। ठीक है। अब सरसों का बात करेंगे हम। सरसों का देखिए, सरसों का कैसा होता है? तो आप बीज को देखिए, उसको तोड़ करके कैसा होता है? अगर वो 2 भाग में बट रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा? 2 भागों में बट रहा है तो ये होगा मूसला। और अगर नहीं बट रहा होगा तो हो जाएगा फिर रेशेदार। ठीक है। तो आप खुद इसका लॉजिक लगाएंगे और देखेंगे सभी चीज़ों को अलग अलग करके कि क्या हो रहा है। ठीक है। तो खुद भी आप इसका नोट्स तैयार कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो खुद भी देख सकते हैं कि इसका जड़ मूसला है और किसका रेशेदार है। ठीक है। कॉन्सेप्ट हमने बता ही दिया है। ठीक है।
यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमको याद आ रहा है, ये वाला रेशेदार जड़ का। कौन सा, याद कीजिए। मान लेते हैं ये हमारा जड़ है गेहूं का, तो गेहूं को जरा सा बीज को उसको दो भागों में करके देखिए, होता है क्या, नहीं होता है। तो उसको अब जब कबाड़ेंगे जड़ से तो देखेंगे कि उसका जड़ ऐसे ही दिखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे एक और लीजिए धान का भी है ना, तो धान का भी जड़ कैसा होगा, उसका जड़ होगा रेशेदार ही होगा। क्योंकि जब देखेंगे कि धान का भी उसका परत हटाइए, उसके अंदर का जो बीज होता है उसको दो भागों में करके देखिए, होता है, नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है, तो इसका कैसा जड़ होगा, रेशेदार जड़ होगा। ठीक है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बस वो याद रखना है। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा, इसलिए हम लोग अब लेंगे अगला सवाल। ठीक है, अब देखिए पूछ रहा है यहाँ से घास में कैसी जड़ी होती हैं, तो अब देखेंगे घास में कैसी जड़ होती हैं, रेशेदार होती हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके का जड़ होगा, इस तरीके का घासों में, है ना। अच्छा, एक चीज़ और भी पकड़ने का तरीका है यहाँ पे कि किसका रेशेदार होगा और किसका क्या होगा। जिसका ये रेशेदार जड़ होगा, ठीक है, जिसका रेशेदार जड़ होगा उसमें देखेंगे कि उसका जो पत्ता होगा वो इस तरह समानांतर होगा, इस तरीके से। ठीक है, और जिसका मूसला जड़ होगा उसका जो पत्ता होगा ये कुछ इस तरीके का होगा, ऐसे ऐसे पत्ता होगा। जैसे पीपल का ले लीजिए या फिर आलू का ही ले लीजिए, है ना। तो इस तरह देखेंगे तो इस तरह का पत्ता जिसका भी है तो समझना है कि उसका जड़ कैसा होगा, उसका जड़ होगा ये वाला, मतलब कि मूसला जड़ होगा। और रेशेदार किसका होगा, ये वाला। ठीक है, जैसे कि अब देखेंगे गन्ना, जैसे आप ले लीजिए मक्का, तो मक्का का पत्ता कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, देखेंगे आप ऐसा होता है कुछ ऐसा करके, ऐसी जो सिराएँ होती हैं बनी हुई, ऐसी सिराएँ बनी होती हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। तो ये इसका घास में कैसी जड़ें होती हैं, रेशेदार होती हैं। और यहाँ से सवाल घुमा के पूछ सकता है, समानांतर जो पत्ते होती हैं उसका जड़ कैसी होती हैं, इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। हो सकता है आगे क्वेश्चन होगा तो देखेंगे। चलिए अगला सवाल है कि वयस्क व्यक्ति में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है। आपसे पूछा जा रहा है कि वयस्क व्यक्ति में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है, 40, 30, 36, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो 32 की बात करते हैं हम लोग, क्या 32 निकाल रहे हैं आप, है ना, मजाक मजाक में। तो ये वाला हो जाएगा सही आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं। 32 निकालने मतलब 32 दांत। ठीक है, तो वयस्क व्यक्ति में कितना होता है, दांतों की कुल संख्या होता है आपका 32। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये 32 कौन कौन होता है, किस तरीके से अरेंज होते हैं। ठीक है, हम सिर्फ बात करें नीचे वाला पार्ट का, और इसको हम लोग दो भागों में बांट दे रहे हैं। ठीक है, तो इधर होगा 8, इधर भी होगा 8। ठीक है, 8 में से देखेंगे कि अलग अलग भागों में बांटा जाता है, 4 भागों में। ठीक है, 8 दांतों को हम लोग किस में बांट रहे हैं, 4 अलग अलग भागों में बांटेंगे। ठीक है, तो शुरुआत का जो अंदर का जो 3 दांत है ना उसे बोलते हैं चवर्णक। ठीक है, इसके बाद 2 दांत जो बच रहा है उसको क्या कहेंगे हम लोग, अग्रचवर्णक। और इसके आगे का जो दांत है, एक दांत है ना, उसे बोलेंगे रत्नक। ठीक है, और आगे का जो 2 दांत हो रहा है उसे बोलेंगे हम लोग कृंतक। ठीक है, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इधर है 8 इधर है, तो कितना हो गया 16, और ठीक 16 ही इसके ठीक ऊपर वाले जबड़ा में होगा, तो कुल मिलाकर हो गया 32 दांत। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि दूध के दांत कितने होते हैं। ठीक है, जरूर बताइएगा। ठीक है, तब यहाँ से हम लोग क्या यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा इसका काम क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे चवर्णक का, अग्रचवर्णक का, ये दोनों का काम क्या होता है। ये दोनों का काम जनरली होता है चीज़ों को महीन करना, जो हम लोग भोजन करते हैं उस चीज़ को महीन करना, फाइन पेस्ट करना, इसका कम होता है, इससे ज़्यादा इसका फाइन पेस्ट करना होता है चवर्णक का। ठीक है, और ये कृंतक नाम से पता चल, रत्नक चिरना फाड़ना, कृंतक तीरना खींचना, है ना। तो यहाँ से चीज़ों को याद रखना है ना। रत्नक मतलब क्या, काटना वगैरह, कृंतक मतलब काटना वैसा होता है, तो रत्नक मतलब होता है चिरना फाड़ना है। जैसे आप देखेंगे कि जो मांस वगैरह जो खाते होंगे तो इस दांत से चीरते फाड़ते होंगे, ना कि आगे वाला दांत से। फिर से देखिएगा, ये जो हम अभी कर रहे हैं ना पिंक कलर वाला, इससे आप नहीं काटते होंगे, इससे काटते होंगे, लेकिन जो चीरते फाड़ते होंगे किससे करते होंगे, इस दांत से। अब मांस को चीर फाड़ रहे हैं, किससे चीरते फाड़ते होंगे, इस रत्नक से, इससे, और ये वाला दांत से। आ रहा है समझ में। तो ये ध्यान रखना है, सवाल यहाँ से पूछा जाता है। तो आपको यही याद रखना है कि कुल अब यहाँ सवाल पूछा जाएगा कि चवर्णक कितने होते हैं। तो देखिए 3 इधर होते हैं, 3 इधर होते हैं, कितना हो गया 6, और 6 ही ऊपर होगा, यानी कि 12 चवर्णक होते हैं। अग्रचवर्णक कितने होते हैं, तो 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, हो गया 4, और ऊपर भी होता है 4, 8 हो गए। रत्नक एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 और 2 ऊपर, 4 हो गए। और 2 कृंतक इधर, 2 कृंतक इधर, 4 और 4 ऊपर हो गए, 8 हो गए। तो यहाँ से आप एक लिस्ट बना सकते हैं कि चवर्णक की संख्या कितनी, अग्रचवर्णक कितना, रत्नक कितना, और कृंतक कितना। ठीक है, बात समझ में आया। तो चवर्णकों की संख्या में लिख देते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 इधर, 3 6 6 और 12। अग्रचवर्णक 2 2 4 और 4, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा।
रदनक कितना, एक इधर, दो दो और कितना हो गया, 4 हो गया। कृंतक 2 2 4 और ऊपर 8 हो जाएगा। ठीक है, अब जोड़ के देखिए कि सब मिला करके कितना हो रहा है। तो अब देखेंगे 12 8 20 और 8 4 12, 32 इक्वल टू 32 दांत। ठीक है, तो आप यहाँ से कभी नहीं भूलेंगे, बस ये दांत ध्यान रखने किस तरीके से बैठा हुआ है। ठीक है, तो वयस्क व्यक्ति में दांतों की कुल संख्या होती है 32, ना कि 36 30 40। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। देखिए अब सवाल आ गया है कि रवि जो है वो अमरूद खाने के लिए किस दांत से उसे काटेगा, रदनक से, कृंतक से, अग्रच्वर्णक से। अग्रच्वर्णक का तो होता है पेस्ट बनाना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ए और बी होगा। अब बताइए सही आंसर इसका क्या होने वाला है। चलिए जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, कृंतक। क्या हो जाएगा, कृंतक। ठीक है, कृंतक इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, कृंतक। कौन वाला कृंतक है, देखिए जरा सा, ये वाला है कृंतक, आगे वाला दांत है ना, तो आगे से ना काटते हैं हम लोग दांत करके। ठीक है, और ये रदनक तो चीरने फाड़ने का काम करते हैं, हम लोग काटते हैं दांत, हम लोग तो क्या कर रहे हैं, काट रहे होते हैं। चलिए अगला सवाल है कि दांत सॉरी सवाल कुछ और है। सवाल है कि स्वाद कलिका कहाँ पाई जाती हैं। तो ये स्वाद कलिका जीभ में पाई जाती हैं। ठीक है, करोड़ों स्वाद कलिकाएँ होती हैं हमारे जीभ में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी एक सवाल बना के सकते हैं, जिससे मान लेते हैं कुछ इस तरीके से, अगर जीभ है, मान लेते हैं ऐसा जीभ है। ठीक है, ये वाला आगे आगे का पार्ट है जीभ का। ठीक है, तो ध्यान रखना है कुछ इस तरीके से उसको बांटा हुआ रहता है। ठीक है, तो आगे का पार्ट क्या बोलते हैं, बीच वाला पार्ट क्या होते हैं, तो इस तरीके से भी इसका जो स्वाद कलिकाएँ होती है अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो आगे वाला जो कलिकाएँ होती है ना, वो मीठा टेस्ट करता है। ठीक है, मीठा, उसके बाद फिर तीता। तीता को क्या बोल सकते हैं अपनी भाषा में। ठीक है, देख लीजिएगा, और इसके सबसे पीछे कड़वा। ठीक है, तो कैसे आप याद रख सकते हो, तो जैसे मान लो आपके यहाँ गेस्ट आता है तो सबसे पहले उसको क्या देते हो, मीठा देते हो, मीठा खिलाते हो। ठीक है, इस बाद फिर क्या होता है, उसको नमकीन खिलाया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर बहुत दिन ज़्यादा रह जाता है, फिर कहते हैं ये बहुत दिमाग ख़राब कर रहा है, इसको अब यहाँ से जाना चाहिए, चलो इसको कड़वा कड़वा चीज़ खिलाओ। ठीक है, तो अंत में इसको फिर कड़वा खिलाते हो। तो ऐसे आप क्रम से याद रख सकते हो कि जीभ का अगला भाग क्या बताता है, मीठा, तीता या फिर कड़वा, ऐसा करके। ठीक है, तीता को तीखा भी बोल सकते हैं। आई थिंक अपने भाषा में देख लीजिएगा क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा वैसे। ठीक है, वैसे याद रखिएगा, वही गेस्ट आने पर आप कैसे उनके साथ व्यवहार करते हैं। अब कुछ होंगे ऐसे महारथी जो कहेंगे हम तो ऐसा नहीं करते, हम जब भी जितना दिन रहे हम सेवा करते हैं, मीठा मिठाई खिलाते हैं। हो सकता है, बट मेरा लॉजिक अलग है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है कि मनुष्य के परिसंचरण तंत्र में त्वचा में ऊपर की ओर दिखाई देने वाली वाहिनी कौन सी होती हैं, सिरा, धमनी या फिर दोनों। तो याद रखना है, मनुष्य के परिसंचरण तंत्र में त्वचा में ऊपर की ओर दिखाई देने वाली जो वाहिका होती है वो होती हैं सिरा। क्या होती हैं, सिरा होती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान से थोड़ा सा, सिरा और धमनी क्या है। देखिए पूरा शरीर से हार्ट तक, पूरा शरीर से हार्ट तक जो ब्लड ले जाता है ना उसे सिरा कहते हैं। ठीक है, और हार्ट से फिर पूरा शरीर में जो लेकर के आता है उसे धमनी कहते हैं। ठीक है, दो तरह के नसें होती हैं हमारे शरीर में, एक होता है सिरा, एक होता है धमनी। सिरा मतलब सिर तक लेकर के जो आ रहा है, सिरा मतलब जो ब्लड को, जो ब्लड होगा ना वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होगा वो। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जनित तो वो रक्त होगा, वो लेकर के कहाँ तो पहुँचाएगा, पूरे शरीर से हार्ट तक। ठीक है, और हार्ट से फिर ये पूरा ऑक्सीजन जनित जो लेकर के रक्त जाएगा पूरे शरीर में, उस वो कौन सी धमनी होगी, माफ़ कीजिएगा, वो कौन सा सिरा होगा, वही ये कौन सा नस होगी, वो धमनी होगा। ठीक है, तो सिंपल सा ध्यान रखना, ये हार्ट है मान लेते हैं, तो ये पूरे शरीर से लेकर के आ रहा है हार्ट तक, कौन, सिरा, और ये शरीर से फिर नीचे लेकर कौन आ रहा है, पूरे शरीर तक कौन पहुंचा रहा है, धमनी। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि धमनी का कार्य क्या है। लीजिए सवाल आ ही गया, धमनी का कार्य क्या है, रक्तों को अंगों से हृदय तक लाना, या फिर रक्त को हृदय से अंगों तक लाना, या फिर रक्त को हृदय से फेफड़ों तक लाना, या इससे अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पहला क्या दे रखा है, रक्त को अंगों से हृदय तक ले जाना। ठीक है, धमनी का काम क्या था कि हृदय से ले जाना अंगों तक, तो ये तो होगा नहीं, नहीं होगा ना। और दूसरा क्या कह रहा है कि रक्त को हृदय से अंगों तक लाना, तो ठीक है, ये रक्त को हृदय से क्या कर रहे हैं, रक्त को हृदय से अंगों तक लाना। ठीक है, तो हृदय ये हमारा हार्ट है, और हार्ट से पूरे अंगों तक ये पहुंचाने का काम कर रहा है धमनी, तो यही तो सही लग रहा है। ठीक है, और सी कह रहा है रक्त को हृदय से फेफड़ों तक लाना, तो ये कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जहाँ पे हम समझाएंगे पूरा प्रक्रिया क्या होता है, एक्चुअली में होता क्या यहाँ पे, थोड़ा सा ये मान लेते हैं, ये हमारा हार्ट है और ये हमारा लंग्स है, फेफड़ा है। ठीक है,
तो ध्यान रखना यहाँ पे सबसे पहले ब्लड यहाँ पे हार्ट में आता है, हार्ट से लंग्स में जाता है, लंग्स से फिर ये हार्ट में पहुँचता है, हार्ट से फिर ये पूरे शरीर में जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ को समझाएंगे हम। ठीक है, अच्छी तरीके से हम उसका चित्र लेकर के आएंगे। और 1 to 5 के लिए तो वेट कीजिए थोड़ा सा, जल्दी से 1000 प्रश्नों का सीरीज हम कंप्लीट कर लें, फिर हम लेकर के आने वाले बहुत जल्दी आप लोगों के लिए वो जो प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे, जो उसमें सब कुछ रहेगा, रीजनिंग मैथ वगैरह सब कुछ रहेगा, वहाँ करवाएंगे। तो वहाँ पे और भी डिटेल से पढ़ाने वाले हैं। अभी तो बेसिक पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, बस जल्दी जल्दी खत्म करें, जो बेसिक है वो कंप्लीट हो जाए, ताकि वहाँ पे ये ना लगे कितना ईजी क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, ताकि ईजी क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हम ईजी क्वेश्चन करवा के जल्दी से खत्म करें, फिर जब हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तो ऐसे से क्वेश्चनों को ना धज्जियाँ उड़ा देंगे। ठीक है, बस अगर ये 1 to 5 के लिए है तो फिर बने रहिए मेरे चैनल पे। ठीक है, बाकी चैनल पर आप देखेंगे ना कि आधा तो बकैती किया जाता है, रिलेटिव बता रहे हो, वास्तविकता देख रहे हैं। हम चैनल इसलिए हम शुरू किए हैं ना कि दूसरों को देख करके हमको अतरस आती है कि एक ही क्वेश्चन को 20 क्वेश्चन को बार बार ला कर लेकर के आ रहे हैं यार, उसी को इतना दे रहे हैं, हम ये कर दिए 100 मेरा सिलेक्शन हो रहा है मेरे चैनल से, ये वो, मतलब पता नहीं क्यों बच्चों के साथ इतना खिलवाड़ लोग कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है इतना खिलवाड़ करने की? सच्चाई बताइए ना, नहीं पढ़ाना तो मत पढ़ाइए, फिर कहते हैं कोर्स हम बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बहुत कह सकते हैं कि हर जगह राजनीति घुस गई है, शिक्षा में भी, तो बहुत दुख होता है। ठीक है, चलिए खैर उसमें हम लोग को नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। सवाल है कि सिरा के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों से लाया जाने वाला रक्त कैसा होता है? सिरा के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों से, देखिए क्या बोल रहा है, सिरा के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों से क्या कर, विभिन्न अंग है ना, वहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं हम लोग रक्त, कहाँ ले जा रहे हैं, अंगों से लाया जाने वाला रक्त कैसा होता है? ठीक है, तो ये शरीर से लेके जा रहा है, तो जाहिर सी बात है लेके जा रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, और लेकर के आएगा हार्ट से पूरे शरीर तक, तो वो क्या होगा, ऑक्सीजन होगा उसमें। तो देखिए ऑक्सीजन युक्त होगा कभी नहीं, क्योंकि हम कहाँ सिरा से कहाँ जा रहे हैं हम लोग, हार्ट की तरफ, तो हार्ट की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब है कि हमारा वो ऑक्सीजन का काम हो चुका होगा, अब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वो लेकर के जा रहे हैं हार्ट तक, फिर हार्ट से फिर कहाँ जाएगा, वो लंग्स में जाएगा, लंग्स वहाँ उसको क्या करेगा, उसको उसमें ऑक्सीजन डालेगा। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से हटा देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल है कि पीलिया रोग का क्या कारण है? बताना है आपको कि पीलिया रोग का क्या कारण है। दूषित जल का व्यवहार, गरिष्ठ भोजन करना, गंदे कपड़े पहनना, एक से अधिक होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताना है कि पीलिया जो होता है ना, कि रोग का कारण क्या है। तो याद रखना है, पीलिया रोग तब होता है जब हम लोग दूषित जल का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। ध्यान रखना है कि पीलिया और पायरिया दो अलग चीज़ें हैं। पायरिया तब होती है जब हम लोग अच्छे से ब्रश वगैरह नहीं करते हैं, दांत में बहुत सारा जो जब दांत का पीलापन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वो पायरिया है, पायरिया अलग है, पीलिया अलग है। पीलिया दूषित जल के पीने से होता है। ठीक है, और आँख का भी थोड़ा सा पीलापन आना शुरू हो जाता है, वो भी ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि पीलिया में, हाँ ठीक है, अगला सवाल है कि हमारे शरीर में संवेदी अंग का कौन सा भाग है? बताना है हमारे शरीर में संवेदी अंग का भाग कौन भाग है? उत्सर्जन, पाचन, तंत्रिका। तो उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन तो होगा नहीं, पाचन तो होगा नहीं, कौन सा होना चाहिए? तंत्रिका, नर्वस सिस्टम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा? नर्वस सिस्टम। ठीक है, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तंत्रिका तंत्र समझ रहे हैं ना, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड नहीं, मतलब कह सकते हैं मेरुरज्जु, और कहाँ से, हमारे मस्तिष्क से, मस्तिष्क से लेकर के ये जो बहुत से न्यूरॉन्स निकले होते हैं और वो जो पूरे शरीर तक गए होते हैं इस तरीके से, है ना, तो बहुत से तंत्रिकाओं को बना होता है, उसे क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है हमारे शरीर का संवेदी अंग का भाग है ये तंत्रिका तंत्र। अगला सवाल है कि घूमते हुए पंखे की गति कैसी होती है? अब सवाल है घूमते हुए पंखा, अब पंखा क्या हो रहा है, इसे घूम रही होती है। ठीक है, तो ये इसका जो गति होती है कैसी होती है? घूर्णन होती है, सर्पिल होती है, या फिर रेखीय होती है? रेखीय तो होगा ही नहीं, क्योंकि रेखीय मतलब होता है कि जो एक रेखा में चल रहा हो सीधा, तो ये तो एक रेखा में तो चल नहीं रहा है, तो अब तो या तो घूर्णन होगा या तो सर्पिल होगा। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो ध्यान रखना है क्या होगा? घूर्णन। क्या हो जाएगा? घूर्णन हो जाएगा, क्योंकि एक खास एक परिधि में ये घूम रहा होता है। सर्पिल मतलब क्या होता है? कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन घूर्णन। चलिए अगला सवाल है अब कि घूमते हुए लट्टू की गति कैसी होती है? एक लट्टू होता है इस तरह से घूम रहा होता है ना, देखिए इस तरह से घूम रहा होता है लट्टू, इस तरह से घूम रहा होता है, तो इस लट्टू की गति कैसी होती है? घूर्णन होती है, सर्पिल होती है, या फिर रेखीय होती है? बताइए। तो ध्यान रखना है ये भी क्या होगा? घूर्णन ही होगा। ठीक है, क्या होगा? घूर्णन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पे।
घूर्णन मतलब होता है कि खुद पर जो घूमते रहना, ये अपनी एक्सिस में ही घूमते रहना इस तरीके से। जैसे कैसे समझाएं, लट्टू देख रहे हो तो लट्टू क्या होता है, किस तरह एक ही बिंदु पर ऐसे घूम रहा होता है, चारों तरफ ऐसे घूम रहा होता है, ठीक है, जिसे घूर्णन कहते हैं। एक होता है परिक्रमण, जैसे कि मान लो किसी को कोई चक्कर लगा रहा है इस तरीके से, ये कोई वस्तु है, ऐसे कोई चक्कर लगा रहा है, ऐसे घूम रहा है ऐसे से, तो ये ऐसे से जा रहा है, इस तरह से घूम रहा है ऐसे से। लेकिन एक होता है कि अपने ऊपर घूम रहा होता है, जैसे कि हम घूर्णन को समझाएं आपको कि आप खुद कहीं पर बिंदु पर खड़ा हो जाइए और सिर्फ क्या कीजिए ना, पहले इधर मुँह देखिए, फिर इधर देखिए, इधर देखिए, फिर इधर देखिए, तो आप जो चक्कर लगा रहे हैं ना उसको घूर्णन कह रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, आप दूसरा चीज़ समझिए, अब मान लो यहाँ पर खड़ा है आप और ये कोई व्यक्ति है यहाँ पर, इसके इसके चक्कर आप लगा रहे हैं फिर ऐसा, ये परिक्रमण है, ठीक है। लेकिन खुद घूम रहे थे, अपनी दिशा बदल रहे थे, उसको क्या कहेंगे, घूर्णन कहेंगे। तो वैसे ही तो लट्टू घूमता है ना, और वैसे ही तो ये भी घूमता है, ठीक है, पंखे की गति, ठीक है, क्योंकि एक ही स्थान से घूम रहा होता है, चारों तरफ दिशा बदल रहा होता है। चलिए अब ये बताइए क्या होगा इसका आंसर। घड़ी की सुई की गति कैसी होती है, दोलन गति, आवर्ती गति, रेखीय गति। तो यहाँ पे रेखीय गति तो होगा नहीं, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, आवर्ती गति, क्या हो जाएगा, आवर्ती गति, ठीक है। जैसे जो खुद दोहराता है ना, जैसे कि मान लीजिए घड़ी है, तो हम देखेंगे ये मिनट की कांटा है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे घूमते घूमते आया फिर वापस आ गया, फिर घूमते घूमते ये घूम रहा है बार बार, यहाँ पे चक्कर लगा पहुँच जा रहा है, तो इसे बोलेंगे आवर्ती गति, जो खुद को रिपीट करता है बार बार, तो ये खुद को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है बार बार, तो इसे बोलेंगे आवर्ती गति। एक होता है दोलन गति, दोलन गति मतलब इसमें देखेंगे कि घड़ी में ही कुछ इस तरीके से लगा होता है ये, है ना, तो ये यहाँ पे फिर जाता है, फिर वापस लौट के यहाँ पे आता है, तो इसे क्या बोलेंगे, दोलन गति। जैसे हम लोग जब चलते हैं तो हाथ आगे पीछे होता है ना, तो वो भी कौन सी गति है, हाथ का चलना भी दोलन गति ही है, ठीक है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे, घड़ी की सुई की गति कैसी है, तो आवर्ती है, जबकि घड़ी का जो वो होता है, घंटा जो लगा रहता है घर, वो घंटा का नहीं, मतलब वो क्या उसको बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, ध्यान रखें, हमको याद दिमाग से उठ गया थोड़ा सा, ये वाला क्या बोलते हैं, इसे जो गति होती है उसे क्या बोलते हैं, दोलन गति, ठीक है। देखिए अगला सवाल है, मंदिर की घंटी लटकी हुई में गति किस प्रकार की होगी, वृत्तीय, दोलन या फिर रेखीय। फिर वही सवाल है, रेखीय तो होगा नहीं, दोलन और वृत्तीय में से कुछ होगा, बताइए क्या होगा। तो ध्यान रखना है, ये भी क्या हो जाएगा दोलन गति, ठीक है ना। घंटी जो होता है, लटकी होती है, वो आगे पीछे हो रहा था, ऐसे ऐसे हो रहा था, ये भी दोलन हो रहा है, बार बार ये रिपीट हो रहा है ये ना, तो इसको क्या कहेंगे, दोलन गति। और यही चीज़ अगर एक चक्कर लगा लेता तो इसे आवर्ती गति कहते हैं, और सीधे रेखा में चल रहा होता तो उसे रेखीय गति कहते हैं। चलिए आखिरी सवाल आ गए हम लोग लेकर के, ठीक है। आपके स्कूल का घंटा बजा और छुट्टी हो गई, घंटे में कौन सी ऊर्जा थी, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो जाहिर सी बात है, इसमें कौन सी ऊर्जा थी, कानों को सुनाई पड़ा, क्यों सुनाई पड़ा, क्योंकि ध्वनि था उसमें, ध्वनि ऊर्जा होगा इसमें, ठीक है। उसे प्रकाश तो निकला नहीं, विद्युत तो कुछ उत्पन्न हुआ नहीं, इसको क्या कहेंगे, ध्वनि ऊर्जा, ठीक है। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 26 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर इसी तरह के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।